नमस्कार प्यारे साथियों। आरपीएससी ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर, और उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। और जो चेंजेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि कुछ शाब्दिक परिवर्तन हैं। कुछ एक चीज़ों के एलैबोरेटेड फॉर्म में अ, अर्थ थे, उनको लिमिटेड कर दिया, लिमिटेड थे उनको थोड़ा एलैबोरेटेड कर दिया, व्यापक रूप में लिख दिया, थोड़ा-सा उसको कंसाइज़ कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो हम कह सकते हैं कि केवल समझने का फेर है थोड़ा-सा। थोड़ा बहुत चेंजेज़ हुआ है, 2-4 टॉपिक हैं। जैसे कि इन्वेजन ऑफ सिकंदर, ये एक नया है। इसके अलावा जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके 2000 तक का जो हमारा लिबरलिज़्म है, उदारवाद है, ग्लोबलाइज़ेशन है, ये जो कुछ हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज हुआ है, हल्का-सा। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ इवेंट्स हैं जो मोस्टली 5 ईयर प्लान्स वगैरह है, खास तौर से अपन देखेंगे। एंड कुछ और भी जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा डेवलपमेंट हुआ है। हमारे एलपीजी मॉडल जो आया वो है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है, लुक फॉर ईस्ट की पॉलिसी, ये सब कुछ इसके अंदर हमें डिस्कस करना है। और कुछ एक टॉपिक्स हैं उनको ड्रॉप भी किया गया है और कुछ एक चीज़ को लिया गया है। जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको ये सारा मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको भी सारा मटेरियल प्रोवाइड है, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से पता है कि ये कुछ जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पार्ट था, उसके अंदर 1-2 टॉपिक जो हैं तो वो जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको वहाँ से उसको ट्रांसफॉर्मेट कर दिया जाएगा। तो चूँकि मेरा हमेशा से एक विज़न रहा है एज़ ए स्टूडेंट और एज़ ए टीचर कि मैं कभी भी सिलेबस को देखता ही नहीं हूँ। मैं होलिस्टिक अप्रोच में कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग तभी बनती है जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। और इसीलिए हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी विड्थ में जाता है। जो ऑफलाइन जो है साल-साल भर के बैच चल गए थे। हालाँकि ऑनलाइन मॉड्यूल के ऊपर थोड़ा-सा हम अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम बच जाता है, तो वो बच्चा जो है उसको लिखता नहीं है इस लिहाज से। लेकिन ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन है, दोनों का अपना-अपना टेस्ट है, ये तो बच्चे की पसंद है। तो इस तरीके से आपको डेफ़िनेटली जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि हम उस समय भी शैविज़्म और वैष्णविज़्म पढ़ते थे, जब ये सिलेबस में नहीं थे। हमने उस समय भी ग्रीक या सकाज़, जो हूणाज या जो भी है आपके कुषाणाज, सातवाहन, इन सबको पढ़ा है पोस्ट मौर्यंस में, जब ये नहीं जोड़े गए थे। ठीक है? और इवन अभी भी जैसे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ और उनके इम्पैक्ट्स वगैरह को मैं अभी भी डिस्कस करता हूँ। अ, इससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। इवन हमने विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हैं, वो भी कोर्स में अपलोड किए थे, ताकि बच्चों को कहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन मिले, तो वो भी उसके अंदर हो सकता है। रीजनल पावर्स का डेवलपमेंट जो है, वो किस तरीके से हुआ सदर्न एरिया में, तो सदर्न एरिया वाला एक ये नया टॉपिक जुड़ा है। तो ऑलरेडी बच्चों के एप्लीकेशन पे अपडेटेड है, उनको अच्छे ढंग से पता है इस बात का कि बहमनी विजयनगर मैंने ऑलरेडी बिना सिलेबस के ही जोड़ दिया था, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल लेक्चर वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दे रहे थे, तो उनके लिहाज से ये सब हमारा वर्क किया हुआ है। और बाकी हम सारा डिस्कशन कर लेते हैं अभी किस तरीके से सिलेबस है। अ, मुझे थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसकी वजह से मैं तकनीकी रूप से इतना काम नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो बच्चे मेरी क्लास लेते हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उन्हें अच्छे ढंग से पता है कि किस तरीके से हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, और क्वालिटी का जो स्तर है वो सिविल सर्विसेज है। यानी कहाँ कई लोग कहते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है, ये फलाना-ढिकड़ा। तो हमारा पैटर्न तो पिछले 15 साल से हाई लेवल का है, वैसे ही है, उसी लेवल पे है, ठीक है ना? अब इसमें कुछ आएँगे बेचारे, वो तो वो भी आमंत्रित है। तो चलो देखते हैं क्या है, क्या नहीं है। देखिएगा, यहाँ से थोड़ा हो सकता है आपको विज़िबिलिटी ज़्यादा प्रॉपर ना हो, क्योंकि मैंने मूल सिलेबस मैं हमेशा कभी भी मैं हिंदी वर्ज़न और इनमें भरोसा नहीं करता हूँ। शब्दों का फेर जो होता है, वो हिंदी वर्ज़न में आ जाता है, ठीक है? और गूगल ट्रांसलेट मुझे पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं ही इसको बेहतर ढंग से आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगा, तो आपकी बेहतर समझ मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, अब हम एक-एक चीज़ करके डिस्कस करते हैं कि आपके सिलेबस में जो हमारा पढ़ा हुआ है, वो क्या है?
और किस तरीके से आपको उसके अंदर जो कहीं चेंज लग रहा है तो वो चेंज है या नहीं है उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर और के लिए और बाकी स्कूल लेक्चर के लिए जो आपका ऑनलाइन कोर्स है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन सर्व दैट एंड यू कैन जज। और जो बच्चे ऑलरेडी अपने कोर्सेज में हैं उन सारे बच्चों को कहीं भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी मोर देन रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल। इट डज नॉट मैटर, एक और ध्यान रखना आप, सीनियर सेकेंडरी लेवल, पीजी लेवल, दिस डज नॉट मैटर। आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है, ये हमेशा से ख्याल रखें। कुछ लोग कहते हैं सांस्कृतिक पक्ष है, इसके अंदर वो साहित्य नहीं आएगा, वो कला नहीं आएगी। जब आपको ये पता ही नहीं है कि सांस्कृतिक पक्ष में कला और साहित्य आते हैं, या फिर कला और साहित्य लिख दिया तो कहीं सांस्कृतिक पक्ष आप ना पढ़े, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स आने चाहिए, वरना केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना स्टडी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेन ट्रेवलर्स। तो ठीक है, मैं एक एक बिंदु को यहाँ डिस्कस करूंगा। स्रोत हैं प्राचीन भारत के, और साहित्यिक स्रोत हैं जो बहुत एलैबोरेटेडली अपन ने 32 वीडियो के अंदर इन स्रोतों को पढ़ा है, जो आपको अच्छे ढंग से पता है कितना बेहतरीन ढंग से आपने एंशिएंट इंडिया को अचीव किया है। आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक, साहित्यिक, फॉरेन ट्रेवलर्स विदेशी यात्रियों के विवरण, अकाउंट। फिर है तो ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं सब बहुत बेहतरी से। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओके, हड़प्पा सभ्यता है। ओरिजिन, उत्पत्ति, एक्सपेंशन, विस्तार, डिक्लाइन, हम पूरी तरीके से इन सारी चीजों को कवर किए हुए हैं। डिक्लाइन, इसका पतन, एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इसकी कौन कौन से स्थल हैं, उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है, तो ये नया कुछ भी नहीं है, विशेषताएं हैं। तो वही है, टाउन प्लानिंग था, ईंटों का आकार समान था, ये था, सिमिलरिटी थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। एंड ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट इसका हुआ था, इसका मेच्योर एज ये था, राइट ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सो दीज ऑल थिंग्स आर टू बी कंसिडर एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी चीजें विशेषताओं के अंदर आती हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कंप्लीट पढ़ा हुआ, कुछ नहीं छोड़ना, ये केवल शब्दों का जाल है, आपको पूरा पढ़ना है। कौन सी साइट है, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे पतन हुआ, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी पक्ष हैं सब आपको पढ़ने हैं। अब आप यहाँ कह देंगे कि नहीं 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 सर, हम तो अब सिविलाइजेशन आ गया है ना, तो सभ्यता है, तो सभ्यता के अंदर सारा ओरिजिन, एक्सपेंशन, डिक्लाइन, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपके सारे पक्ष आ जाएंगे इसके, जैसे धार्मिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और सीधा लिख देना हड़प्पा सिविलाइजेशन, दैट्स ऑल, जरूरत नहीं है, लेकिन कोई नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन फ्रॉम महाजनपद टू नंदाज, मतलब राज्यों का निर्माण, नगरीकरण और राज्यों का निर्माण। तो राज्य क्या है, फर्स्टली क्लान्स थे जो ट्रेवलिंग थे, रेयर्ड एनिमल्स वगैरह जो जो था, पशुपालन, और इनका जो बहुत ही लिटिल बिट एग्रीकल्चर था। तो जन के रूप में, कबीले के रूप में जब ये यायावर थे या घुमंतु थे, दे वर नॉट स्टैटिक इन देयर नेचर, वो स्थायी नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते थे। एंड फाइनली जब वो एक भूभाग पे टिक गए तो जनपद हो गया, ठीक है। तो जन से जनपद का ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट वैदिक एरा में होता है, और फिर उसका किस प्रकार से महाजनपद में कन्वर्जन होता है। महाजनपद के अंदर मगध के नेतृत्व में फिर 15 महाजनपदों को कोलैप्स करके और मगध का जो है उदय होता है, वही नगरीकरण है एक्चुअली, ठीक है। तो उस समय का ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाना है। एंड फ्रॉम महाजनपदाज टू नंदाज, उसके तो महाजनपद से फिर नंदों तक किस तरीके से जो है वो हरियक वंशर, वो सारा आपको शिशुनाग वंशर सारा पढ़ते हुए नंदों तक जाना है। तो बस केवल शब्दों का जाल है, बाकी पहले भी कुछ ऐसा ही था। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम तो इसको पढ़ ही लेते हैं किसी न किसी रूप में। कुछ चीजें हैं जैसे कि पोरस के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर आम्भी के बारे में हम पढ़ते हैं, पाटल की महिलाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उनके नगर जो स्थापित किए, उनका नाम, घोड़े का नाम, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिर भी हम इसका एक और थोड़ा सा बढ़िया जो क्वालिटेटिव वीडियो है वो भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। और उसके माध्यम से आप थोड़ा और एक्सेस कर लेंगे। बाकी मोर एंड लेस इसके इम्पैक्ट हैं वो हम जनरली पढ़ते रहते हैं कि एक तो क्षत्रप प्रणाली डेवलप हुई,
एक इनके द्वारा यवन मलेच्छ हैं, लेकिन ज्योतिष के ज्ञान के कारण श्रद्धेय हैं, ये बात भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जनरली। एंड एक इनका जो गांधार शैली स्टाइल जो है वो कनिष्क के समय जो डेवलप हुई थी, वो ग्रीको बुद्धिस्ट शैली, वो भी इसका इम्पैक्ट था। इसके अलावा इनके जो 4 जलमार्ग, 4 स्थल मार्ग इन्होंने इनोवेट किए, जो हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हमारा 326 ईसा पूर्व से इनका जो डेट लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे जो इतिहास में तिमिरा छंद जो था, जो एक्चुअली मौर्यन साम्राज्य को ये क्रेडिट जाता है कि 322 ईसा पूर्व से मौर्यों ने एक तिथिक्रम का तिमिरा छंद है उसको ध्वस्त किया, तो उसमें योगदान इनका है। एक्चुअली इनके कैलेंडर्स वगैरह थे जो बहुत ज्यादा क्लैरिटी में थे। तो किस प्रकार से एक 20 साल का बच्चा जो है अपने पिता फिलिप सेकंड की मृत्यु के बाद में खड़ा होता है, और कैसे वो जो है हरक्यूलिस की तरह एक दोबारा से दुनिया जीतने का सपना देखता है, और हकमानी साम्राज्य को डिस्ट्रॉय करता हुआ पर्सिया से निकलता हुआ, फिर कैसे वो अफगानिस्तान, काबुल और ये बल्ख, बैक्ट्रिया प्रदेश, इन सबको इन्वेजन करता हुआ कैसे वो झेलम नदी तक हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध लड़ता है, और किस तरीके से वो आम्भी और संजय जैसे लोगों के वजह से हमारे लोगों को थोड़ा बहुत पराजित कर पाता है, कैसे पाटल की महिलाएं उसका विरोध करती हैं। ये सारी चीजें हमें वहां पे देखनी है, देख लेंगे। बल्कि मैंने बता भी दिया मोटे मोटे तौर पे। मौर्यन एम्पायर, एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सब हम पढ़ते हैं। मौर्य एम्पायर किस तरीके से आया, कैसे विस्तारित हुआ, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया, कैसे बिंदुसार, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है। एंड उनका जो है किस तरीके से प्रशासन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी उनकी जो है वार्ता पर आधारित थी, ये सारा एज इट इज अपन पढ़े हुए हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोक कला डेवलप होती है, किस तरीके से स्तंभ जो है, स्तूप वगैरह है, और जो वलयाकार रिंग वेल्स वगैरह है, वो सब जनरली हम इसमें देखते हैं। आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी। पहले तो ग्रेड फर्स्ट के जीके में हुआ करता था, लेकिन आजकल इसको हटा दिया है। मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है कि रिलीजन बहुत नॉर्मल सी चीज है इसके अंदर, जो किस तरीके से इनका धर्म जो था वो जैनिज्म और बुद्धिज्म को सेकुलर कंसेप्ट पे था, और राजाओं ने कौन कौन सा लिया, और कॉमन मैन का क्या था, मैगस्थनीज ने क्या कहा है, ठीक है ना, वो सारी चीजें हम इसमें, डायनोसियस और हेराक्लीज के फॉलोवर थे, वो सारा इसके अंदर हम देख लेंगे। एंड डिक्लाइन को मैंने बहुत बढ़िया ढंग से डिस्कस किया हुआ है, किस तरीके से अशोक के उत्तरदायित्व को जो है दो मतों के अंदर ठहराया गया। एक में उनके ब्राह्मण पे अत्याचार होने वाला मत है, दूसरा अहिंसावादी नीतियां, और लेकिन फिर हम इन दोनों को खारिज करके और इनके कमजोर उत्तराधिकारियों तक इस मत को लेके जाते हैं। उसके अंदर कई और भी ओपिनियन हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था कमजोर थी, सिक्कों में मिलावट थी, ऐसे, है ना, और अमात्यों का अत्याचार था, लाइक दिस, ऐसे, है ना। तो लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मत जो है वो अशोक का के निर्बल उत्तराधिकारी थे, जो यूरिस के उस धनुष को उठा नहीं सकते थे, कमजोर हाथ उन्हें छू नहीं सकते थे, ऐसा हमने इसमें देखा था। तो पूरा डिक्लाइन का मैंने लगभग आपको घंटे 1.5 घंटे की क्लास में पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी एडेड है। दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिशमेंट, तो इसकी स्थापना, एक्सपेंशन, विस्तार, तो इसमें सारे शासक वासक सब आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा आ जाएगा, प्रशासन केंद्रीय, प्रांतीय, सारा जिला और गांव तक का जो भी जाता है। फिर इनोवेशन, फिर देखो मिलिट्री का पहले एक इसमें था सेना, लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन आप छोड़ना मत, उसको पढ़ लेना, है ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ आ सकता है उसके अंदर, तो आपको छोड़ना नहीं है इसको, है ना। इनोवेशन एंड लैंड रेवेन्यू, ये नवाचार जो थे भू राजस्व में, तो वो इक्ता सिस्टम से स्टार्ट करके, और जो जो जैसे जैसे भू राजस्व व्यवस्था के अंदर सारा सिस्टम जो है वो जैसे किस तरीके से खलजी वंश के अधीन हुआ, तुगलक जो थे उनके अधीन क्या इसमें इनोवेशंस हुए थे, वो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी आपको इसके अंदर देखने हैं। सोसाइटी एंड आर्किटेक्चर, ये इसको अलग से क्यों क्लासिफाइड किया है, जबकि ऑलरेडी आप पढ़ते हैं समाज मध्यकाल का जो है वो, और आर्किटेक्चर जो है वो, आर्किटेक्चर में सब कुछ आ जाएगा, जितनी भी इनकी आर्ट, खास तौर से स्थापत्य कला थी। पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, तो इसलिए कोई क्वेश्चन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो है वो चित्रकला को धर्म विरुद्ध मानते थे,
और इसलिए उनका मानना था कि पेंटिंग जो है वो नहीं की जानी चाहिए। आर्किटेक्चर में पूरी जो आपकी जो भी नगर वगैरह हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा बिल्डिंग वगैरह है वो सारी खिलजियों की, तुगलकों की, उनके मकबरे वगैरह सब इसमें डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है। फिर एमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ colonial rule in India. Emergence of regional powers after decline of औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में स्थानीय सत्ताओं का उदय, जो जनरली अपन पढ़ते हैं, जैसे कि अवध, इसका जो बंगाल है, उसके बाद में आपका हैदराबाद है ना, इस तरीके से अवध वगैरह जो भी हमारे रीजनल पावर्स हैं वो कैसे कैसे डिसेंट्रलाइज होते हैं और फिर किस तरीके से जो है अंग्रेजों का आगमन होता है। और जैसे कि मैंने यूरोपीय शक्तियों का आगमन आपको पढ़ा रखा है पूरा, सारी यूरोपियन पावर्स का अराइवल और फिर उनको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो सारा मैंने इसमें आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। कॉलोनियल रूल का मतलब औपनिवेशिक स्वशासन है। और अराइवल ऑफ ऑल यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, सारी शक्तियों का भारत में आगमन, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच और ये सब मोटे मोटे तौर पे आप देख लेंगे। और फिर सारी शक्तियों को हरा के किस तरीके से कर्नाटक वार जो है वो भी अपन ने देख रखे हैं। एंड उसके बाद फिर पहले तो मुगलों के से अलग होकर रीजनल पावर्स डेवलप होते हैं वो, और उसके बाद में जो रीजनल पावर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता, वन बाय वन। इन्वेजन ऑफ बंगाल है, मैसूर है, उसके बाद में मराठाज हैं, एंड देन आपके सिंध है, देन आपके जो लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो 8 रियासतों को कैसे डिस्ट्रॉय करता है वो है। ठीक है। प्लस फिर कुशासन का आरोप लगा के अवध का, तो वो सारा मैंने आपको बहुत एलाबोरेटेड फॉर्म में पढ़ा रखा है। एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास, ये ली वार्नर और जो केम पन्नीकार के द्वारा ये जो अपन ने देखा था, नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया एंड द पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स के नाम से जो बुक्स थी उनकी, उनके अंदर इसका पैरामाउंटेसी जो है उसके रिंग फेंस पॉलिसी वगैरह जो है, सुरक्षित घेरे की नीति है, फिर पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन है, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन है, बराबर के संघ की नीति है, ये सब आपने देख रखा है अलग से। बहुत बड़ा टॉपिक है उसमें। एंड देन रिवोल्ट ऑफ 1857, इट्स नेचर। एंड आप अपने सिलेबस में मिलाते रहना, अपन यहाँ तक देख चुके हैं इमरजेंसी ये। हाँ, रिवोल्यूशन ऑफ 1857, नेचर, इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति में आप जानते ही वो मत है कि क्या सैन्य विद्रोह था, ये राष्ट्रीय था, स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम सैनिक विद्रोह था, नहीं था, है क्या था, व्हाटएवर, है ना, वो सब इवेंट्स, इसकी क्या क्या घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंस, इसके क्या महत्व और रिजल्ट है। तो मतलब 1857 क्रांति आपको पूरी पढ़नी है, सीधी सी बात है। इवेंट्स कौन कौन सी साइट्स के ऊपर कब कब क्या क्या हुआ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट रहे और क्या इसकी नेचर थी, ये सब इसमें डिस्कस किया हुआ है, राइट। फिर रेनेसेंस या फिर रेनेसा या रेनेसेंस, ये पुनर्जागरण है। ओके, रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, एवरीथिंग इज हियर। ये पुनर्जागरण है, ये धर्म सुधार है, ये प्रति धर्म सुधार है। ठीक है। उसके अंदर वो जैसे धर्म सुधार के बाद में फिर रोमन कैथोलिक के अंदर जो हुआ था वो वाला है इसके अंदर। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है औद्योगिकरण है, तो इसमें पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अलग से था एंड अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप है। तो ये आप और स्पेशल कंसर्न में फिर इसका थोड़ा सा और हो जाएगा इसमें, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन लेटरली, देन फिर बाकी यूरोप के अंदर जो किस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा और फैलता है, जर्मनी के एकीकरण तक आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो वो सारा अपना पढ़ा हुआ है। फिर अब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कॉजेज, इवेंट्स एंड रिजल्ट, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, इनके क्या कारण रहे और क्या घटनाएं थी और क्या परिणाम। तो ये बहुत ही ऑलरेडी ये सारे टॉपिक सब लगभग वैसे ही हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई बिल्कुल अलग से कुछ दिख रहा है जिसको हमने पॉइंट आउट करके नहीं स्टडी किया, वो केवल सिकंदर का इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्ट है। लेकिन हमने यूनानी आक्रमण के भारत पे प्रभाव हैं वो देख लिए।
पढ़ रखे हैं, और अलेक्जेंडर को भी हमने इनडायरेक्ट पूरा पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी इसको एक टॉपिक के रूप में मैं आपको दोबारा से क्लास दे दूंगा। ओके। एंड फिर है लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रसंघ और यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ है। फिर है मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, तो ये ठीक है, प्रमुख पुरातात्विक स्थल प्राचीन भारत के देख लेंगे हम। एमरजेंस ऑफ राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, तो एमरजेंस ऑफ राजपूत डायनेस्टीज में पहले एक स्पेसिफिक कर रखा था इन्होंने, और अब इसमें इन्होंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि पहले इन्होंने गुहिल, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, चौहान, कछवाज, इस तरीके से कुछ लिख रखा था, और अब हमारे राजपूत डायनेस्टीज जो है उनका ऑफ राजस्थान का मतलब पूरा फ्रीलांस है। तो आप इसके अंदर सारा देख सकते हैं जो जो इसके अंदर ऑलरेडी आप पढ़ रहे थे, और जो भी राजपूत डायनेस्टीज हैं, तो कुछ ऐसा चेंज है नहीं इसके अंदर, बस इन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया है, बाकी उस समय पूरा ले लिया था। हमारी यही मेजर डायनेस्टीज रही है। ठीक है, एंड चूंकि ये राजपूत डायनेस्टीज अगर राजस्थान नहीं होता तो और भी बड़ा होता थोड़ा सा, लेकिन चलो ठीक है। फिर राजपूत रेजिस्टेंस ड्यूरिंग सल्तनत एंड मुगल पीरियड, यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, राजपूतों के प्रतिरोध को ही अब पढ़ाया जाएगा। सल्तनत काल के अंदर जो जो रहे हमारे हमीर वगैरह के और रतन सिंह वगैरह के, जो भी यहाँ पे जो हमारे जालोर, सिवाड़ा, ये सब, प्लस मुगल पीरियड के अंदर जो भी रेजिस्टेंस ओनली, नॉट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन जो भी रहा था, जैसे मान सिंह का रहा, राय सिंह का रहा, है ना, और मिर्जा राजा जय सिंह का रहा, जसवंत सिंह का रहा, उसको हटा दिया गया है, और अब केवल रेजिस्टेंस है महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, और ये जो भी हमारे किसी भी टाइम के जैसे जो भी रहे हैं, उन सभी का मुगल पीरियड के अंदर जो रेजिस्टेंस रहे हैं, है ना भाई, जसवंत सिंह के फिर जो सक्सेसर थे उनका रेजिस्टेंस रहा औरंगजेब के समय, है ना, और किस तरीके से वो कहाँ कहाँ किस किस फ्रंट पे मुगलों के खिलाफ लड़े थे, वो सिलेबस में है। कॉपरेशन वाला पार्ट इसमें हटा दिया है। तो सल्तनत और मुगल काल में राजपूत के कॉन्फ्लिक्ट रहे सेंट्रल पावर के साथ में, वो सारे इसमें पढ़ने हैं। और फिर ग्रेजुएशन लेवल पे या स्नातक स्तर पे है, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पिछली बार भी जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन जो थे वो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन से थे, और बहुत अच्छे ढंग से उन्हें पूछा गया था। तो आप ये ना सोचें कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर को जो क्वेश्चन पूछना है वो अवधारणा पे पूछेगा, और आपको अच्छे ढंग से पता है कि हम कितने कम वीडियोस के अंदर बहुत बेहतरीन स्कोर दे पाए हैं, जिसके कोई आसपास भी नहीं है, और ये सब पढ़ने वाले बच्चों को ही पता है, फालतू का माहौल बनाने वालों को नहीं है। प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिकल या एज, या जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरी, यानी प्राग इतिहास और आद्य इतिहास। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा पेलियोलिथिक एज है, पाषाण काल है, मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, मतलब इसको फिर इन्होंने पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के अंदर बांट दिया। चालकोलिथिक एज है, ताम्र पाषाण काल है। मेटल एज जो है वो धातु युग है, रॉक आर्ट एंड मेगालिथ, ये जो है वास्तुकला है एक तरीके से, जो चट्टान की कला, कैसे चट्टानों को काटा गया, उसके अंदर पेंटिंग वगैरह का क्या डेपिकेशन है, वो सारा इसमें है। मेगालिथ या महापाषाण, ये कब्र जो साउथ के एक विशेषता रही है, तो मेगालिथ कल्चर है, उसका भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है अपने पूरे टॉपिक के अंदर है, कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने। वैदिक एज है, तो वैदिक एज में वर्ण, आश्रम, संस्कार एंड पुरुषार्थ, इनको इन्होंने अलग फॉर्म में लिया है। और आपको पता ही है मैं वैदिक एज को फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में पढ़ाता हूँ, और इनको कितना एलेबरेटेड फॉर्म में हमने पढ़ रखा है। तो इट्स नथिंग टू वरी कि व्हाट इज दिस, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन अ वेरी ह्यूज, देन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमी, रिलीजियस एंड फिलोसफी। तो फिलोसफी तो हमने उपनिषद दर्शन की भी पढ़ रखी है वैदिक एज में, यू नो, किस तरीके से पॉलिथिज्म है, नेचुरलिज्म है, फिर पॉलिथिज्म है यानी प्रकृतिवाद, बहुदेववाद, फिर एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद, एक तत्ववाद, ये सब दर्शन है। उसके बाद मैंने उपनिषद भी आपको पढ़ा रखे हैं, किस तरीके से जो है ब्रह्म, जीव और यानी आत्मा और जगत,
इनके पारस्परिक संबंध और इनके स्वरूपों के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। सारा वो इसके अंदर आपको वैदिक एज में मिल जाएगा। देन रिलीजियस रिवाइवल ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, 62 संप्रदायों का जो उदय होता है, इंक्लूडिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड फिर आपके जो भी 6th जनरली हेटेरोडॉक्स जो क्लासेस थी, स्कूल थी, वो हमने देखी है। प्लस ठीक है बीसी, तो ये रिवाइवल ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, मतलब ये एक तरीके से मैं कहूंगा धर्म जो वैदिक धर्म था उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आने वाले धर्मों का डिस्कशन है ये, ठीक है ना। ये है रिवाइवल ऑफ 6th, है ना। फिर पोस्ट मौर्यन एजेस, सुंगा, कण्व, इंडो ग्रीक, कुषाण, वेस्टर्न क्षत्रप। तो यहाँ पे मौर्योत्तर काल में सुंग हैं, कण्व हैं, फिर हिंद यूनानी है, कुषाण है, और वेस्टर्न क्षत्रप का मतलब है शक जो क्षत्रप थे वो हैं ये सारे, यानी ये भी हमने सब बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। गुप्ता पीरियड, गुप्त एज जो है, गुप्त काल है, उसमें पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स, यानी उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, समाज, अर्थव्यवस्था, साइंस। देखो साइंस का मतलब यही है कि उनका किस तरीके से वुड्स टेक्नोलॉजी था, प्लस जो मेडिसिन के ग्रंथ थे, एस्ट्रोलॉजी है यानी ज्योतिष है, और किस तरीके से खगोल शास्त्र था, वो सारा इसमें आर्यभट्ट वगैरह सब आ जाएंगे। एंड वर्धन डायनेस्टी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट, यानी इनका राजनीतिक। और देखो जहां कल्चरल आता है ना, तो वहां पे ध्यान रखना साहित्य और कला दोनों आते हैं, और कला में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे मूर्ति कला है और चित्रकला है, ये सब मंदिर स्थापत्य अगर कहीं है तो वो है ना। तो ऐसे फिर इंडियन कल्चर अब्रोड इन एंशिएंट इंडिया, मतलब भारतीय संस्कृति का भारत से बाहर विदेशों में प्रसार सांस्कृतिक उपनिवेश वाला है। वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो किस तरीके से अफगानिस्तान और आपके चाइना, जापान, कोरिया, और जहां भी वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, यहाँ श्रीलंका, सब जगह जहां जाती है वो आपको देखना, बस पूरा पढ़ाया हुआ बहुत बढ़िया ढंग से। एंड सोर्सेस ऑफ मेडिवल इंडिया, तो इसके जितने भी हमारे फारसी, संस्कृत और हिंदी के जो सोर्सेस पढ़े हुए हैं आपके लिटरेचर में, वो सब इसका पार्ट है ना। फिर है स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स, भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म। पहले ये केवल भक्ति एंड सूफिज्म था, बट अभी जैसे स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स का मतलब होता है आध्यात्मिक सुधार आंदोलन। तो आध्यात्मिक सुधार आंदोलन का मतलब, आध्यात्म का मतलब वह धर्म जो आत्मा और परमात्मा की परस्पर रिलेशनशिप की बात करता है, उसे हम आध्यात्मिक बोलते हैं। तो भारतीय धर्म और दर्शन आध्यात्मिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आत्मा पे सर्वाधिक महत्व दिया गया है। और चूंकि सूफिज्म जो है वो वहदतुल वजूद की अवधारणा को मानता है, जिसका मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो वैदिक कल्चर है, सॉरी अपनी जो हिंदू कल्चर है, उसके अंदर भक्ति जो सेंट्स जो थे, उन्होंने भी आत्मा को परमात्मा से यानी ईश्वर से मिलाने के लिए भक्ति द्वारा मुक्ति का सरल मार्ग प्रस्तुत किया था। तो वो भी आध्यात्मिक आंदोलन है और ये भी आध्यात्मिक आंदोलन था। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। फिर है हाँ हाँ, फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर एंड मुगल पॉलिसीज। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार, और एक मुझे क्या दिख रहा है इसमें, हाँ ओके, एंड मुगल पॉलिसीज, मुगलों की नीतियां, दक्कन के साथ में क्या पॉलिसी थी, उनकी धार्मिक नीति क्या थी, उनकी राजपूत नीति क्या थी, उनकी उत्तर पश्चिम में कबायली एरिया जो है वहां की क्या पॉलिसी रही, किस तरीके से वो नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम में अपने आप को अकोमोडेट कर पाए, मिडल एशिया, मध्य एशिया में उनकी क्या नीति थी, जो शाहजहां वगैरह से, जैसे जहांगीर के समय से ही जो है यहाँ पे मध्य एशिया के साथ में उनके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट वगैरह थे।
और फिर शाहजहाँ के समय टॉप पे चले गए और फिर वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। वो सारा इसमें कंधार वगैरह है और ये वाला जो एरिया है वो मिडल एशिया का पार्ट रह जाएगा। तो इस तरीके से उनकी जो बल्क वगैरह को लेकर जो थी वो सारा हमारा पड़ा हुआ टोटल आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूरा कला और स्थापत्य इसमें है। तो इसमें पूरा चित्रकला, संगीत है, स्थापत्य है, सब जितने भी किले, दुर्ग, दीवाने आम, खास जितने जो कुछ भी आप पढ़ते हो फतेहपुर सीकरी वगैरह सब इसका पार्ट है। राइज ऑफ मराठास फ्रॉम शिवाजी टू पेशवाज अप टू 1761। तो प्रीवियसली इट वाज जस्ट लाइक वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा ही लिख रखा था, मतलब एक ही है दोनों का। तो शिवाजी और पेशवा अप टू यानी पानीपत के युद्ध तक है, तो सारे बड़े पेशवा इसमें आ जाएंगे। देखो यार, हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसमें आप सेलेक्टिव या इलेक्टिव रहें। आपको यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ना पड़ता है, तब आपको अंडरस्टैंडिंग आती है। आप ये देखिएगा कि अगर आपको वैदिक काल प्रॉपरली नहीं आता है तो आपको मेडिवल एज में भक्ति आंदोलन अच्छा नहीं आएगा। और अगर वो एंशिएंट इंडिया का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपको मॉडर्न इंडिया का सोशल रिलीजियस रिफॉर्म नहीं आएगा। जैसे राजा राम ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, तो भाई वेदांत सोसाइटी क्या होती है, वेदांत सोसाइटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये पूछेंगे। अब जमाना बदल गया है ना। दिस इज नॉट ओनली a station whereas we provide only information towards our student. This is not a just joking. ये कोई मजाक थोड़ी ना है जिसके अंदर कुछ लोग केवल ज्ञान को प्रोवाइड करके कचरे के रूप में दे के अपने आप को शिक्षक कहने का दायित्व या फिर गौरव महसूस करते हैं। सो आई वुड लाइक टू कंडेम दिस गाइड ऑफ टीचर्स, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट देन यू हैव टू मेक अंडरस्टैंडेबल फॉर योर स्टूडेंट्स ऑफ योर मैटर। दिस इज द एक्चुअल टीचिंग ना। हाँ, तो you have to profess your knowledge towards your students. You make sure that either they are understandable or not so far. अगर नहीं है तो you have to do best ना, नहीं है तो सीख लो, ऐसा है। तो बात सीधी सी है। अब आप, ये जमाना बदल गया है। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ाता हूं। कैसे पढ़ाता हूं? आपको हर एक चीज का एक एलाबोरेटेड फॉर्म आना चाहिए कि हाँ भाई, हम भारतीय, हम हड़प्पा को सभ्यता क्यों कहते हैं, हम वैदिक काल को संस्कृति क्यों कहते हैं, ये सवाल है। अब सभ्यता क्या होती है? मनुष्य की सृजनात्मक भौतिक उपलब्धि को हम सभ्यता कहते हैं। फिर मनुष्य की सृजनात्मक आध्यात्मिक उपलब्धि को हम संस्कृति कहते हैं। अब आप कहेंगे सब भौतिक क्या होती है, तो जो भी फिजिकल रिमेनिंग मटेरियल्स है, जैसे कि कोई नगर है, दुर्ग है, किला है, सड़कें हैं, मूर्ति है, धातु है, मृद भांड है, दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिकल रिमेनिंग मटेरियल्स। समझ गए? ये सब आपके भौतिक अवशेष हैं। समझ गए आप? तो इन भौतिक अवशेषों के माध्यम से अगर हमें जो चीज जानकारी मिल रही है वो है हड़प्पा, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता है। संस्कृति का मतलब है कला और साहित्य। तो हमें वैदिक काल की जानकारी है वो साहित्य के माध्यम से मिलती है मैक्सिमम। इसलिए हम कहेंगे कि वहां पे सांस्कृतिक पक्ष ज्यादा डोमिनेटेड है। इसलिए द सोर्सेस टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन इज कल्चरल, कि हमारे पास साहित्य है तो साहित्य इज ए पार्ट ऑफ कल्चर। तो हमें वैदिक काल की के सांस्कृतिक पहलुओं की अवेलेबिलिटी हमारे पास में है। इसलिए वैदिक एरा को हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। ये सवाल अब जमाना आ गया है पूछने का। अब हमारी संस्कृति कैसी? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? जो आत्मा से रिलेवेंट होता है। आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर, ये दोनों एक ही है, दोनों में अद्वैत है, नॉन ड्यूलिज्म है। ठीक है? तो हम आत्मा परमात्मा के मिलन को मोक्ष कहते हैं। तो जो संस्कृति मोक्ष, ईश्वर, आत्मा और कर्म, पुनर्जन्म, इनके ऊपर ध्यान दे, वो सांस्कृतिक है, वो आध्यात्मिक संस्कृति है। ठीक है? तो इस तरीके से तो संस्कृति का उदय आत्मा से होता है और आत्मा को मजबूत बनाने के लिए वो प्रेरक का काम करती है। इसलिए इसका रिलेवेंसी जो है किससे? आध्यात्म से। इसलिए हम आध्यात्मिक हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। फिर आप ये देखेंगे, हाँ साहब, वैदिक काल के अंदर जैसे ऋग्वेद में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता था, शूद्र थे ही नहीं। ठीक है? इसलिए दयानंद सरस्वती ने वहां जाके कहा बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। इसलिए विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसलिए वेदांत स्कूल और वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है वो कॉलेज वगैरह जो है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। तो वेदांत क्या है? उपनिषद। तो उपनिषद में क्या था कि
एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे नापर है, अर्थात ब्रह्म एकमात्र सत्य है और अस्तित्वमान है और जगत मिथ्या है, यानी वह ब्रह्म का ही एक ट्रांसफॉर्मेटेड फॉर्म है, उससे अलग नहीं है। और जीवो ब्रह्मे नापर है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं। इसका मतलब पूरी सृष्टि एक ही चीज से बनी है। जैसे ब्रह्म अगर सोने का है तो सृष्टि सोने के आभूषण है, तो सोने के आभूषण और सोने में कोई फर्क नहीं होता है। इसका मतलब हर आभूषण में सोना है, तो फिर फर्क किस बात का है? इस प्रकार से वो सोसाइटी को ऐसी समाज के रूप में देखते थे जहां पे जाति पाति, लिंग भेद और ऐसी चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी सोसाइटी को वेदांत सोसाइटी कहा गया। अब आपको वेदांत सोसाइटी जब समझ में आएगी जब आपको यह पता हो कि वेदांत क्या है और वेदांत उपनिषद को कहते हैं। उपनिषद का कंसेप्ट क्या है कि सब एक ही चीज से बने हैं, सब एक ही चीज के पार्ट हैं, तो भेद मानवकृत है, तात्विक रूप से भेद नहीं है, यानी तत्व रूप में भेद नहीं है, क्योंकि सब एक ही तत्व के पार्ट है। सब आभूषण है तो सब में सोना है, तो सब सोने हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? बस ये है। तो इस तरीके से आपको देखना है। फिर हम बात करेंगे यार उपनयन संस्कार, जैसे दयानंद ने बैक टू वेदास ही क्यों कहा और उसमें भी ऋग्वेद को स्पेशली क्यों एम्फसाइज किया। तो वेदों के अंदर खासतौर से ऋग्वेद में महिला और शूद्रों के साथ भेदभाव नहीं था, शूद्र तो वर्ण था ही नहीं, और महिलाओं को भी उपनयन का अधिकार था। अब दयानंद सरस्वती पहला व्यक्ति था जिसने लंबे समय बाद में महिला और शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार की डिमांड की थी, जबकि महात्मा बुद्ध तो खैर हेटेरोडॉक्स है, वैसे भी वो नहीं करेगा, क्यों करेंगे? वो तो एक अलग अलग रिलीजन फाउंड करना, उनको तो रिचुअल्स को वैसे डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन भक्ति संत जो थे हमारे, उन्होंने भी, किसी ने भी जनेऊ या उपनयन की डिमांड नहीं की थी। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा एलेबोरेटेड फॉर्म में तभी समझ में आएंगी जब आप इतिहास को केवल सूचना तंत्र नहीं बल्कि उसको एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल मानेंगे। ठीक है, और मैं मानता हूं कि अगर आपने तैयारी ईमानदारी से की है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा सफर नहीं कर सकते और आपको बहुत जल्दी करिश्माई सफलताएं मिलती हैं। सफलताएं तो सभी को मिलती हैं, समय निकल जाएगा और आप इधर उधर भटकते रहेंगे और फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि यार मैंने तो अच्छा नहीं किया। फिर समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है। पैसा आ सकता है, आदमी को हर खोई हुई चीजें मिल सकती हैं, लेकिन समय कभी नहीं मिलता है। नेपोलियन ने कहा था मैंने समय को खोया, समय ने मुझे खो दिया। समय सांप की लकीरों के समान है जो निकलने के बाद में अफसोस देती हैं, केवल केवल अफसोस देती हैं। इसलिए अब भी समय है, गलत राहों पे भटके हुए बच्चे सही राह पे आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहां पे थे अपन? ओके, पेशवाज। ठीक है, फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट टू 1950, यानी यहां तक आपका पूरा जो पहले चार्टर एक्ट हैं, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट हैं, उसके बाद में हमारे जो भी मिशन जो है कमीशन, सब इसमें आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट तक, संविधान की विशेषताओं तक हमें ये पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह, संविधान सभा, ये सब इसमें इसका पार्ट है, राइट। फिर ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो कल्चरल, ये बहुत ही अच्छा है, हमारे आरएस में ये चलता था। और अब इसको ये एक चीज बहुत मैं अच्छी बताऊंगा। बेसिकली क्या, सेविज्म वैष्णविज्म भी हमारे आरएस में था, ये भी हमारे आरएस में था। इवन सिविल सर्विसेज के अंदर तो खैर बहुत एलेबोरेटेड फॉर्म में रहता ही है। तो ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल हैं वैसे, ठीक है। उनका आर्थिक पक्ष में जैसे पहले आपके था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये आपके सिलेबस में था। नाउ उस वो नहीं लिखा इन्होंने, इकोनॉमिक लिख दिया, तो उसमें सब आ जाएगा भैया। आपको रेतवाड़ी, महालवाड़ी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन और सब पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है ना। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल के नाम से ये था। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक सुशासन की क्या परिणाम था, उसके अंदर राजस्व प्रणाली में क्या उनके इनोवेशन थे और क्या नुकसान थे, हमें धन का निष्कासन का माध्यम और क्या उनके नुकसान थे, वो सब पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया और न्यायिक प्रणाली, उसमें सब आ जाएगा। जैसे कलेक्टर का पद डेवलप हुआ, सर्किट कोर्ट्स वगैरह बने, फिर कॉडिफिकेशन ऑफ जुडिशरी जो है वो इसके अंदर, कार्नवालिस की न्याय संहिता वगैरह सब इसमें आएगा। फिर जैसे आपके लॉ कमीशन है,
पहला लॉ कमीशन है, सेकंड लॉ कमीशन है, फिर आईपीसी इंडियन पिनल कोड है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है ना, और फिर उनका जो इनकम टैक्स सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, कैसे उन्होंने अब कैपिटल स्पोर्ट को इधर उधर जो है रिप्लेस किया, ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आएगा। एंड सोशियो कल्चरल का मतलब होता है कि सम थिंग्स विच आर एक्वायर्ड बाय अस इन आवर कन्वर्सेशन, लाइक उनके जैसे जो हमने कपड़े, तहजीब, बोलचाल की भाषा, लैंग्वेज, लिटरेचर, और कैसे कल्चरल फिनोमेना एंड फ्लोरा एक्सचेंज किया हमने एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, है ना, उनके जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए पहनावे में, खान पान में, रहन सहन में, वेशभूषा, बोलचाल, रूल्स में, लॉ में, ये सब कुछ उसके अंदर हमारा सोशियो कम रिलीजियस कल्चरल फिनोमेना जो उसके अंदर आ जाएगा, भाषा में सब आ जाएगा ये, है ना, पेंटिंग वगैरह जो है, परफॉर्मिंग आर्ट वगैरह है सब उसमें। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से एक बढ़िया सा बना के सोशियो कल्चरल का एक जो है वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपकी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैसे तो हमने इसको देख रखा है। फिर है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। पहले भी था ये तो अपने, ठीक है। सोशियो रिलीजियस यानी सामाजिक धार्मिक रिफॉर्म्स जो है, सुधार हैं, वो क्या है, यानी ये रिनेसांस जो है हमारा, जो रिनेसा जिसको बोलते हैं, वो 19वीं 20वीं सदी का, इसमें हमारे बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पढ़ा हुआ अपना। सारे धार्मिक सामाजिक सुधारक अपने अपने को देखने हैं, बहुत छोटे छोटे स्तर पे भी। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1857 से 1919, ये ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर आपके उदारवादी और उग्रवादी चरण दोनों आ जाएंगे और राष्ट्रवाद के उदय के कारण आ जाएंगे। रिवॉल्यूशन एंड इम्पैक्ट अमेरिका, फ्रेंच एंड रशिया, पहले इसको अलग अलग कर रखा था और अब इन्होंने इसको एक जगह कर दिया है ना। तो रिवॉल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट यानी क्रांति और उनके प्रभाव, तो अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की और रूस की क्रांति अपने को पूरी पढ़नी है, बस बात खत्म है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये अपने को देखना है। रोल ऑफ राजस्थान इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो हम दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, तो एक साथ पढ़ेंगे। ट्राइबल एंड पीजन मूवमेंट इन राजस्थान, जनजाति और किसान आंदोलन, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट पेपर में भी है और इधर भी है। And administrative and revenue system of Rajasthan. This is new for the school lecture students, but this is not new for the assistant professor students. तो वो उस वीडियो को हम यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, उसका वो पार्ट इधर, है ना। फिर है पार्ट थर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है। एंड हाँ, एक जैसे यहाँ पे राजपूत कॉर्पोरेशन, मानसिंह राय सिंह एंड जो मिर्जा रजा जयसिंह और जसवंत सिंह का था, उसको कर दिया, हटा दिया। एक आप कहेंगे साहब नेपोलियन बोनापार्ट पहले लिखा हुआ, अब नहीं लिखा हुआ है। सो यू डोंट फॉरगेट दैट, आप ये नहीं भूलेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट वाज द सन ऑफ रिवॉल्यूशन, वो क्रांति का पुत्र था, है ना। तो अब ये चीजें बताने की नहीं होती हैं भाई। अब आप कहेंगे कि नहीं, सो जो रिवॉल्यूशन है वो क्रांति मतलब उन्होंने स्पेसिफिक कर रखा था, तो उसका क्वेश्चन बहुत डीप पूछ सकते थे। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है ना, तो वो सामान्य जैसे कैंपो फॉर्मिया की संधि है, टिलसिट की संधि है ना, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी, महाद्वीपीय व्यवस्था है, स्पेन का प्रायद्वीप का युद्ध है, वाटरलू की लड़ाई है, सेंट हेलनार, ये सब जो कुछ चीजें कहाँ पे लोकेटेड है, ये वो, है ना, ये सब आपको देखना है। सेकंड जस्टिनियन क्यों कहा गया, कॉर्नवल, फिर उसकी जो नेपोलियन कोड है वो क्या थी, है ना, कॉन्कॉर्डेट क्या था, इस टाइप का जो मोटी मोटी बातें हैं, यू कांट फॉरगेट दैट, वो आपको याद रखनी। फिर है एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। दिस इज in a very earlier phases of school lecture, it was a part of syllabus of paper first, but nowadays this is not a part of paper first, but this is education system. वैसे जनरली आप वैदिक काल की शिक्षा पद्धतियों में और सब पढ़ते रहते हैं। जैसे हमारे बुद्धिज्म के स्कूल्स हैं, जैन के स्कूल्स हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इससे पहले जो गुरुकुल पद्धतियां होती थी और चरक जो शिक्षक होते थे, उन सब के कंसर्न में हम इसको एक अच्छे टॉपिक के अंदर तैयार करके और एक जगह समग्र रूप से इसको अपलोड कर देंगे। वैसे हम टुकड़े टुकड़े में सब जगह इसको पढ़ते हैं, जैसे वो ब्रह्मवादिनी, सद्योवदूर, है ना, नेष्टिकर, उपकुर्वाण, जो बच्चों के प्रकार हैं, उपनयन संस्कार की एज है,
वो जैसे मान लो कि 8 वर्ष है, 11 वर्ष है, 12 वर्ष है, किस किस को पढ़ने का अधिकार था, कैसे नहीं था, और शिक्षक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, है ना, आचार्य, उपाध्याय, इस टाइप का we have discussed on lot of places on different platform and different topics, but I will try to get together. मैं इनको एक साथ कर दूंगा, है ना, जिससे कि आपको एक साथ मिल जाए। फिर सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर इन पोस्ट मॉडर्न एज। तो पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कल्चर कैसी थी, हम उसी टॉपिक के साथ पढ़ लेते हैं और वहां पे आप इसको देख ही लेते हैं जनरली। एंड फिर है पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके अंदर सातवाहन, ठीक है, संगम एज, चालुक्य, जो हम वातापी के चालुक्य और जो है कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य तीनों पढ़ लेते हैं। पल्लवाज एंड देन उनके रिप्लेसमेंट चोलाज, सब राष्ट्रकूटाज, है ना, जो इन चालुक्यों के बीच में, उनका लिटरेचर, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल सिनेरियो, ये सब अपन पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ है, आपको एज इट इज ही पढ़ना है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर। तो देखो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर हमारा सेविज्म और वैष्णविज्म भी आ जाएगा। इवन भक्ति मूवमेंट का जो अर्लियर फेज है, आलवार, नयनार, दैट इज आल्सो। फिर इसके अंदर एंशिएंट इंडिया का आप पूरा देख सकते हैं, एक्चुअली टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। वैसे तो पूरा का पूरा देखा जाए इसमें, दिस इज नॉट डिफाइंड इन ए पर्टिकुलर एरा, ये किसी निश्चित उसके साथ नहीं दिया हुआ है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, तो मोस्टली ये शायद इसी कंसर्न में रहे, पर अपने को जैसे एक साथ ही देखना तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय हो गया एक तरीके से। तो जैसे वैदिक धर्म तो हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद में सेविज्म और वैष्णविज्म जो है उसका डेवलपमेंट, जो पुराणों के अधीन रहा, पौराणिक धर्मों के रूप में जाना जाता है, तो वो इसका पार्ट रहेगा बेसिकली। और वो फिर जैसे कि आप पूरे थ्रू द इंडिया देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, तो मैं ये कहूँगा कि जैनिज्म, बुद्धिज्म भी आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे वैदिक धर्म हम पढ़ ही रहे हैं, जैन बौद्ध हम पढ़ते हैं, और उसके बाद में शैविज्म, वैष्णविज्म जो है उसका अलग से एक चैप्टर है अपना, जो मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सबको पढ़ाया था, और ऑनलाइन में भी इसका जो है वीडियो अपलोडेड होना चाहिए, नहीं है तो अपन बड़ा वीडियो बना हुआ तो डाल देंगे। और स्कूल लेक्चर वालों को शायद ना मिला हो तो कॉलेज से रिप्लेस करके इधर डाल देंगे ना, ये आरएस में टॉपिक था पहले। एंड उसके बाद में 1 मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा सा है तो यही ना। ठीक है, ओके। तो फिर उसमें सेविज्म, वैष्णविज्म, उसके बाद में आप वज्रयान, सहजयान सब कुछ पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हर टॉपिक के साथ में है, इसको अलग से कोई देखने की जरूरत है नहीं। टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर स्थापत्य जो गुप्त काल से स्टार्ट होता हुआ किस तरीके से जो है आगे आपके गुर्जर प्रतिहारों के अधीन है, प्लस इधर दक्षिण भारत के जो भी आपके जो मंडप शैली के मंदिर हैं, फिर रथ शैली के मंदिर हैं, उसके बाद में स्वतंत्र पाषाण वाले कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, बैकुंठ पेरुमाल है ना। तो ये सारा इसके अंदर, फिर वो कोरंगनाथ मंदिर है प्रांतक का, एंड देन वृद्धेश्वर मंदिर है, फिर कृष्ण प्रथम का इधर जो है वो कैलाशनाथ मंदिर है। तो मधुरै का मीनाक्षी, सब कुछ स्कल्पचर जो है उसके अंदर मूर्ति कला आ जाएगी आपकी। तो मूर्तियां जो जो जिस फॉर्म में, जहाँ गांधार स्कल्पचर है, चाहे मथुरा स्टाइल की है, या फिर आपके वो है, तो सारा इसका पार्ट रहेगा। सो दिस इज नॉट अ डिफरेंट पार्ट, ये सब हम आप तो टॉपिक वाइज पढ़ते रहना, बस वो सब कवर हो जाना है। सोसाइटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल एज। अर्ली मिडिवल एज के दौरान समाज और कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक डेवलपमेंट कैसा हुआ। तो अर्ली मिडिवल एज में वो वही बात है। अर्ली मिडिवल एज का मतलब है 7th to 12th, और 7वीं से 12वीं तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के अंदर क्या हुआ। ये कुल मिला के मैं कहूंगा कि सिलेबस को थोड़ा सा इतना ज्यादा प्रॉपर नहीं कर पाए कि ये आराम से हो जाता, ठीक है।
ओके एंड ठीक है, वो सब आप पढ़ते रहते हैं। तो पूर्व मध्यकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू है। चेंजेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल, और रेवेन्यू सिस्टम उनका, राजस्व प्रणाली क्या रहा, मिलिट्री सिस्टम क्या रहा, मिलिट्री चेंजेस क्या रहे उनके, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा, मनसबदारी एंड जागीरदारी, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। रीजनल पावर्स इन डेक्कन एंड देयर अचीवमेंट्स इन मेडिवल पीरियड। सो रीजनल पावर्स जो मेडिवल पीरियड के अंदर हैं, तो वो हमारे दक्षिण भारत के जो भी बहमनी एंड विजयनगर साम्राज्य है, फिर उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो 5 बरार, बीदर, अहमदनगर, ये सारा भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। और फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट, वैसे मुगलों के साथ में किस किस शासक में क्या क्या रहे, वो वहां पे हो जाता है। वैसे बहमनी और विजयनगर अलग से पढ़ना, बस ये ध्यान रखना आगे का सारा। बहमनी विजयनगर दोनों के वीडियो मेरे फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में डाले हुए हैं ऑलरेडी, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं है तो भी मैं ये समझता हूँ कि ये हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे आरएस और आईएएस भी देते हैं, तो मैं उसी एंगल से अपने सिलेबस को रखता हूँ, ताकि बच्चे को मल्टीपल जो है वो डायमेंशन के अंदर चीजें मिले। ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन 19th सेंचुरी वी हैव डिस्कस्ड इन अ वेरी एलाबोरेटेड फॉर्म। ये सब एजुकेशन जो है किस तरीके से हमने पूरा देखा है। एंड गांधीयन एरा, तो गांधी में तो कुछ देखना ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, रेस्पेक्टिव ऑर्डर में जहां जहां हमने इसको देख रखा है आप पढ़ लेना। टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये नया टॉपिक है जो फर्स्ट पेपर में भी आया। तो ये नया कुछ भी नहीं है। टुवर्ड्स फ्रीडम का मतलब है कि हम 1940 से जब सेकंड वर्ल्ड वार होता है, तो फिर अगस्त प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है, और किस तरीके से फिर आपके जो राजगोपालाचारी है, लियाकत देसाई फॉर्मूला है, जो हमने डिटेल्स में पढ़ रखे, कैबिनेट मिशन एंड इंडिपेंडेंस एक्ट, वो सारा इसमें आ जाएगा। एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब सांप्रदायिकता का विकास किस तरीके से होता है, वो सारा देखना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये एक नया टॉपिक है। यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और विज्ञान तकनीकी में क्या हमने विकास किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे वैदेशिक संबंध क्या रहे हैं, कैसी हमारी जो नीतियां रही हैं, गुटनिरपेक्षता में पंचशील समझौते वगैरह, बारडूंग सम्मेलन, ये सब कुछ बना हुआ अपना, और इधर शिफ्ट कर देंगे इसका वीडियो। और इकोनॉमिक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा जो जो भी इसरो के प्लान रहे, बार्क के प्लान रहे, पंचवर्षीय प्लान रहे, वो सब इसके अंदर रहेगा। एंड वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स, नाजिज्म एंड फासिज्म इसमें आएगा, टोटलिटरिज्म आएगा, मिलिटरिज्म इसमें आएगा, है ना। तो सैन्यवाद भी इसमें आ जाएगा, नाजीवाद आ जाएगा, और फांसीवाद आ जाएगा, प्लस राष्ट्रसंघ आ जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी आ चुका है इसमें। पोस्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में चाइनीज रिवोल्यूशन ऑफ 1949, ये पढ़ते हैं। कोल्ड वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, कोल्ड वार एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, शीत युद्ध और जो विरोधाभास रहे, वो इसके अंदर विवाद जो है वो इसके अंदर रहेंगे। तो ये जनरली हमारा पूरा पढ़ाया हुआ है, इसका वीडियो हम शिफ्ट कर देंगे इधर, ये शायद पहले आपके ना रहा हो। न्यू ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस अप टू 2000, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये अभी नई चुनौतियां हमारी 2000 तक, वैश्वीकरण, उदारीकरण और सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दे। तो ये भी अपन इसका एक अलग से वीडियो जो है वो डेवलप कर देंगे। तो 2-3 वीडियो आपको एक्स्ट्रा एक देना है बस। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आर्कियोलॉजिकल एंड आर्काइवल एंड लिटरेरी, अवेकनिंग इन राजस्थान सोशल, ये तो सब आपको बताइए, पुरातात्विक और साहित्यिक जो स्रोत हैं राजस्थान की हिस्ट्री के, वो हैं। और ए अवेकनिंग इन राजस्थान, राजस्थान में जागरण, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागृति, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, इट्स वेरियस स्टेजेस, ये बढ़िया देखा हुआ है। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग ऑफ राजस्थान। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स, यहाँ पे धर्म सुधार जो भी हमारे राजस्थान में हुए, जो हमारे लोकल जो लोग थे उनके द्वारा किया गया, लोक देवताओं के द्वारा, या फिर जो हमारे भक्ति संत जो थे यहाँ के रीजनल,
जो पीपा जी है, ये धन्ना जी है, एंड इंक्लूडिंग दैट हमारे जो भी रिलीजियस रिफॉर्मर्स, लालदास संप्रदाय, ये वो जो कुछ भी हमें राजस्थान के अंदर पढ़ना है वो सारा इसके अंदर है। तो दिस इज नॉट अपार्ट फ्रॉम योर अप्रोच एंड योर रिचनेस। सो finally I would like to say that uh, this is the just discussion of your syllabus changed issue, and अगर आप एक अवेयर स्टूडेंट हैं तो कभी भी सिलेबस को डिफाइन नहीं करेंगे, टॉपिक डिफाइन करके कंप्लीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डायमेंशन होते हैं जहाँ पे हम कतई ये समझौता नहीं कर सकते कि मैं इसको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, क्योंकि उसको छोड़ने वाली जो पार्ट है ना वो पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत कम होता है। और मैं तो कभी सिलेबस नहीं देखता था और ना कभी पढ़ाते वक्त देखता हूँ, पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर उसमें से जो भी घटता है छूटता है इधर उधर होता है, हो जाएगा, नहीं होगा तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसका काम कहीं और आएगा। आपको कुछ चीजों का ऐसा पता चलेगा कि हाँ यार इसमें ये कॉन्सेप्ट था, इसमें ये कॉन्सेप्ट था, फिर वो कॉन्सेप्ट कहीं और जाके काम आना है आपको, तो आपको समझ में आएगी चीजें कि हाँ यार इसका मतलब ये होता है। और मुझे अब वही बात है यार, जब थर्मोपोली का वार अब आजकल नहीं है, लेकिन थर्मोपोली का वार और ये दिवेर का युद्ध, मैराथन का युद्ध, ये सब जो कोटेशन है ना, तो ये जब हम पूरा पढ़ते थे यार सिविलाइजेशन, तो मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में हुआ, फिर आपके थर्मोपोली का 480 ईसा पूर्व में हुआ, और वो कहाँ पे हुए, वो हाँ यार यूनान में हुए थे। हाँ, वहां पे फिडिपिडीज एक धावक है, वो दौड़ के गया था मैराथन रेस की, और उसकी तुलना ईरान के शासक की जो व्यापकता थी और एथेंस जो एक छोटा देश था उसके मुकाबले उसने हराया, तो प्रताप की सेनाओं के द्वारा कैसे अकबर की सेनाओं को डिफीट दी गई, यानी एक छोटे संसाधनों वाले शासक के द्वारा एक व्यापक संसाधनों वाले को हरा देना, तो उसकी सिमिलरिटी टॉड ने उसके साथ देखी। तो वहीं थर्मोपोली जो है उसकी लड़ाई बेसिकली जो है स्पार्टा में हुई, और स्पार्टा के जो 300 जो लियोनिडास के साथ थे, उनका जो अदम्य साहस था उसकी कंपैरिजन टॉड ने महाराणा प्रताप और उसकी सेना के साथ की, और जो अकबर की सेना उसकी जराक्सिस या क्षयार्स के साथ की थी। तो आपको यार कोई भी चीज पढ़नी है ना, तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं है, सीधी सी बात है, बड़ा कट होता है। हम जब पीजी क्लासेस में जो चीजें पढ़ते थे वो मुझे आरएस में लिखने को मिली, मजा आया, और इसीलिए मैं 301 नंबर स्कोर कर पाया आउट ऑफ 400। दैट वाज द रिकॉर्ड ऑफ एवर ऑफ आरपीएससी। तो किसी समय इतना बेहतरीन स्कोर भी रहा था, तो वो सब इसीलिए था। यूपीएससी में भी 300 प्लस मैंने स्कोर किया हिस्ट्री में, है ना। तो और वो भी लोगों को यकीन नहीं होता ना, कई लोग बकवास करते हैं कि ओ ऐसे कैसे हो सका है। फिर मैंने टेलीग्राम पे अपने कुछ पोस्ट शेयर की थी, क्या करें यार, दुनिया में लोगों को ज्यादा छानबीन की जरूरत होती है। मेरा एक सीधा सा मानना है, अगर आप अच्छे हो और आप वेल बीइंग हो ना, तो नो नीड टू क्लैरिफाई दैट हु आर यू। एक्चुअली एवरीबडी इज क्लैरिफाइड एंड अटेस्टेड बाय हिमसेल्फ, नॉट एट ऑल। दूसरों से उसको सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो ना तो पढ़ते रहो, दूसरा व्यक्ति आपका क्या जजमेंट कर सकता है, जब आप अच्छे हो तो हो, नो डाउट, है ना। तो समझता हूँ कि इस तरीके से एक आपकी समझ विकसित हुई होगी कि सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें बहुत डरने की आवश्यकता है, और कंपैरिजन कर करके स्टडी करनी चाहिए। आप कंपैरिजन करेंगे, एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और जो बच्चे अपना बेहतर फ्यूचर देख रहे हैं, खास तौर से वो बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अ, अभी उम्मीद लगाए रखे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है पूरा। और मुझे मार्केटिंग में कुछ ज्यादा सेंस नहीं है, बस मैं मानता हूं कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, वो बात है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्टरी लेवल पर आपको कोर्स मिलेगा, और आपके एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इतिहास होता क्या है। अभी तक आपने इतिहास को केवल सूचनाओं के माध्यम से पढ़ा है, और निश्चित रूप से अगर आप कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और कोई सिंगल बच्चा जो मेरे से पढ़ा हुआ है वो आपसे अगर मिले या आपके संपर्क में रहे, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप के उसके माध्यम से जुड़ें, तो आप पूछिएगा कि कोर्स की
क्या क्वालिटी है और किस लेवल से कोर्स है। इवन सिविल सर्विसेज में भी बच्चों ने इंटरव्यू दिए हैं ये पढ़ के, एंड दे रिग्रेटेड बिफोर देयर चॉइस। तो इस तरीके से आ, आ, अच्छा लगता है थोड़ा, बच्चों को बढ़िया दिया, अच्छी बात है। जो मुझे काम आया था वही बच्चों को दिया, इसीलिए क्लासरूम स्टूडेंट्स की फर्स्ट रैंक, सेकंड, सिक्स्थ और सेवंथ रैंक आना कोई ऑफलाइन स्टूडेंट की है। ऑनलाइन में तो हम कैसे भी दावा कर सकते हैं, कोई किसी ने एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया तो लोग उन्हें भी फोन करके बुला लेते हैं कि आजा भाई तेरे को कुछ दे देते हैं, है ना। अपना थोड़ा सा अलग से एटीट्यूड रहता है कि बच्चा अगर पास हो रहा है वास्तव में और उसका भला हो रहा है तो ठीक है, मुझे मिलने भी नहीं आई, कोई जरूरत नहीं है मुझे। अम, ठीक है ना? क्योंकि छोटी-सी ज़िंदगी है, इसके अंदर बच्चों का अच्छे से अच्छे भला हो, इसके लिए हम मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा लौट के कभी ये ना कहे कि आपने कुछ खराब पढ़ाया, कम पढ़ाया, या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की, या फिर हम आपके मैटर को समेट नहीं पाए। ऐसा बच्चा मुझे मिलता नहीं है। जनरली हमारे बच्चे मोर एंड लेस सभी पास हो जाते हैं, ये लगभग अच्छी बात है। और कहीं न कोई फर्स्ट रैंक पे भी आ गया तो चलो, कोई फेल भी हो गया तो बाद में वो ईएमआरएस में निकल गया, कोई केवीएस में निकल गया, कोई एनवीएस में निकल गया। क्योंकि मुझे उनका भी एक्सपीरियंस है, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी का भी। मैं पीजीटी क्लियर हूँ। तो और सिविल सर्विसेज में भी आरएस में 4th टाइम 4 टाइम में सिलेक्शन लेना अलाइड सर्विसेज में कोई छोटी बात नहीं होती है, बैक टू बैक। इवन 5 सिविल्स के मेंस देना और उसके अंदर 300 प्लस हिस्ट्री में और फिलॉसफी में भी एक रिमार्केबल स्कोर अचीव करना छोटी बात नहीं थी। बस थोड़ा टारगेटेड नहीं था आईएएस के लिए, इसलिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। तो जीएस का जो पेपर था साइंस टेक वाला, वो ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं होने की वजह से और एसए में थोड़े कम मार्क्स होने की वजह से अ, थोड़ा नहीं कर पाया, वरना हो सकता है अपन कहीं दूसरे रूप में मिलते। ठीक है? और उसके बाद में जब 2011 में असिस्टेंट प्रोफेसर में बना, तो उस समय एक लेवल होता था पीएससी का भी, और बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन होता था। हमारे टाइम में ज़्यादातर बच्चे आईएएस के बच्चे थे, जो क्योंकि आईएएस ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था आईएएस में, प्रीलिम्स में भी, और इवन स्टेट सर्विसेज यहाँ भी था। तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा था, उसके बाद में कंपटीशन इतना नहीं रहा है। इसके बाद में तो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चे भी पास हो रहे हैं, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना? तो मैं समझता हूँ कि जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे, या जो किताबों के साथ पढ़ी हमने प्राचीन भारत में, जैसे सोर्सेस की बात करें तो मैं सोर्सेस जनरली डिस्कस नहीं करता हूँ, इट्स योर चॉइस। लेकिन जो मैं पढ़ता था, झा श्रीमाली है, वीसी पांडे है और केसी श्रीवास्तव सबसे अच्छी थी उनके अंदर। और बाकी भी बहुत अच्छी हैं, जैसे रामशरण शर्मा की है, इस टाइप में, है ना? एंड लेटरली फिर अपन देखते हैं तो मिडेवल एज के अंदर हरिश्चंद्र वर्मा है, एएल श्रीवास्तव है, एलपी शर्मा है। आधुनिक भारत के अंदर रामलखन शुक्ल है, यशपाल ग्रोवर है और वीडी महाजन है। ये हम लोग पढ़ा करते थे। एंड मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक ही बुक थी, जैन एंड माथुर, वो काफ़ी बढ़िया थी। एंड राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर गोपीनाथ जी शर्मा है, ये हम पढ़ते थे उस समय। एंड इसके अलावा कुछ गाइड्स वगैरह जो है उनसे भी काम चल जाता था। अब आजकल थोड़ा सा एलिब्रेटेड फॉर्म में आ गया है, तो अब आरपी व्यास है, शर्मा पावा है, ये कुछ और भी बुक्स हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो। प्रश्न तो बनाने वाला कुछ ऐसे ही बना लेगा तो क्या होगा। अगर एक प्रश्न जो सभी को नहीं आ रहा है वो आपको नहीं आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सबको आने वाला प्रश्न अगर आपका गलत हुआ तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर है। बहुत यूनिक क्वेश्चन ढूँढने की ज़रूरत है नहीं, जो किसी को नहीं आएँगे छोड़ना ही है उसको, और मिनिमम स्कोर हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी टाइम है तो अच्छा है, बढ़िया पढ़ो बुक्स को और भी कंसल्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइड्स वगैरह जो भी अवेलेबल है मार्केट में, आर्य कंपटीशन एक अच्छी गाइड है, और अ, हमारे ही साथियों के द्वारा, हमारे ही नोट्सों के द्वारा सहयोग से बनी हुई गाइड है। और हमारा एक बड़ा अभियान था यहाँ पे, सीकर की हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। यहाँ पे निर्मल आर्य है, पवन भंवरिया है, प्रेम प्रकाश भाई साहब है, मैं हूँ, मेरे दोस्त आरएस हैं कई, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। इवन जोधपुर के मेरे फ्रेंड हैं रोहित पटेल, जो अभी ओएसडी लगे हैं, अविनाश जी पटेल के, वो भी मेरा अच्छा मित्र और शिष्य रहा एक तरीके से हिस्ट्री में। तो इस तरीके से बहुत अच्छा हमारा एक ग्रुप रहा है।
कुछ दोस्त आईएएस, आईपीएस भी हैं जो हमारे उसी ग्रुप में से हैं। वो भी मेरे हिस्ट्री के नोट्स कंसल्ट करते थे। तो अच्छा लगता है कि बच्चे अगर कहीं वेल-बीइंग होते हैं, अच्छे मटेरियल से तो होना चाहिए। और अगर आपकी कहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका अच्छा हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको बने रहना चाहिए। ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं थोड़ा-सा भी डाउट है कि आप जो कर रहे हो वो उससे अच्छा नहीं हो रहा है या बहुत इतर हो रहा है, तितर-बितर हो गया, तो आप निश्चित रूप से अपने सोर्सेज़ बदल सकते हैं टाइम रहते हुए। कुछ बच्चे इंटरव्यू की बात करते हैं तो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है, उसके अंदर रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों का फ्लेवर है। आप किसी से चर्चा कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, आईएएस मेंस लिख सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। सब चीज़ों के लिए है। ईएमआरएस, पीजीटी, केवीएस ये वो सब, ठीक है ना? और समझता हूँ कि आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और हम आगे भी जुड़े रहेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में आए और सुना। नमस्कार।